Hello students. Today we will study about some other terms of unit electrostatics, that is like permittivity, dielectric constant, principle of superposition. Okay, so first of all we will see what is permittivity. ठीक है, तो permittivity क्या होता है? Permittivity is a measure of the property of medium surrounding electric charges which determines the forces between the charges. परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी मेजर करता है हमारे लिए ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, कि किस मीडियम में चार्ज पड़ा है। ठीक है, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उसके आसपास कौन सा मीडियम है, वो एयर भी हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, कि कौन सा मीडियम है जिसके अंदर चार्जेस जो हैं वो पड़े हुए हैं, विच डेटरमाइंस द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, और उन चार्जेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में कितना फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम सपोज करें कि Q1 कोई चार्ज है एंड Q2 इज अनदर चार्ज एंड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो इन दोनों के बीच का लेट अस सपोज डिस्टेंस इज R, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ, ठीक है, सेम एज इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है। अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ हम फोर्स को कैसे लिखते हैं? इफ दीज चार्जेस आर टेकन इन द मीडियम एयर और वैक्यूम, राइट, तो हम लिखते हैं कि इसका डिनोट कर लेते हैं इसको एफ नोट से। ठीक है, तो क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हमने लगाया कि यही दोनों सेम चार्ज हैं, जितना चार्ज इसके ऊपर था जितना इसके ऊपर था वो दोबारा बिल्कुल सेम एज इट इज चार्ज हमने लिए। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम लिया, राइट। अब इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है। डिफरेंस क्या होगा इसमें और इसमें? ये हमने लिया था, इसका मीडियम जो था वो क्या था? एयर और वैक्यूम। हमने इसका मीडियम सपोज ले लिया कोई अनदर मीडियम, कुछ भी, लाइक वाटर, कि ये वाटर के अंदर हैं दो चार्जेस। अब परमिटिविटी क्या करेगा? इन दोनों का पहले हम ये देखते हैं कि इसका फोर्स क्या होगा, मतलब इसका कोलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या बनेगा। लेट वी डिनोट दिस फोर्स बाय एफ एम। ठीक है, कि इन पर्टिकुलर मीडियम, तो ये क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही बनेगा। अब परमिटिविटी क्या बताएगा हमें कि इस फोर्स में और इस फोर्स में क्या डिफरेंस होगा। अगर हम फोर्स निकालते हैं, चार्जेस दोनों सेम हैं, आर की वैल्यू भी सेम है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? एक एयर या वैक्यूम में है, एयर में पड़ा है, और एक क्या है? किसी पर्टिकुलर मीडियम में है। तो उन दोनों में फोर्स में डिफरेंस क्या आएगा? तो आपको क्या लगता है इन दोनों का फोर्स अलग अलग होगा? यस, बिल्कुल इनका फोर्स जो है वो अलग होगा। इसका फोर्स जितना भी हो, कोई भी वैल्यू हो इसकी फोर्स की, इस फोर्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी कि जिस मीडियम में ये पड़ा है उसके अकॉर्डिंग, इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम या ज़्यादा हो जाएगी इसके फोर्स की वैल्यू। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि जब इसको 81, 5/81, ये कोई एक पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल एक नंबर होता है, किसके लिए? वाटर के लिए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम निकालते हैं कि अगर ये 5 न्यूटन एयर में आ रहा है तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। तो परमिटिविटी क्या करता है? इन दोनों को मेजर करता है कि फोर्सेस कितने आएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे, अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में हम बात करें। तो यही इसकी डेफिनेशन बोल रही है, परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग जो भी मीडियम है, विच डेटरमाइन, वो क्या करेगी? डेटरमाइन करेगी, निकालेगी द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा अलग अलग मीडियम में, राइट। नाउ वी विल सी व्हाट इज द टर्म से रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव का मतलब क्या होगा? उन दोनों के बीच में, जैसे अगर हम किसी दो पर्टिकुलर किन्हीं दो मीडियम में बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेटिव परमिटिविटी होगी, क्या रिलेशन होगा, और हम इसको डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सी, the relative permittivity or dielectric constant of a medium is defined as the ratio of the permittivity, किस किस के बीच में रेशो है? द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी का रेशो किसके साथ? टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब अगर हम परमिटिविटी लेते हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वाटर के लिए ले सकते हैं, या
ऑयल में ले सकते हैं, किसी भी अनदर मीडियम में, ठीक है। उसकी परमिटिविटी किससे रेशो डिफाइन करनी है, किसके साथ लेनी है रेशो, फ्री स्पेस से, किसमें, एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ई आर से या फिर के से, ई आर भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी ई आर और के इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इन दोनों की रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लाइक वैक्यूम या एयर में, ठीक है। तो अब देखो ई आर इज इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट, ई एम क्या हो जाएगा, ई एम किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ई नॉट जो है वो किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई एम ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट जैसे जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी वैल्यू ई एम बाय ई नॉट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ई एम को सिर्फ सिंगल ई से डिनोट कर दें तो ई इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू के, और ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम के की जगह ई आर भी लिख सकते हैं, राइट। आगे देखिए डेफिनेशन क्या होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, लेकिन अगर हम देखें उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, फोर्स के टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। लेट टू चार्जेस, हमने लेट किया कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। हमने क्या किया, वो कहाँ पे पड़े हैं, वो चार्जेस कहाँ पे लिए हैं, वो वैक्यूम या एयर में है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि दो चार्जेस लिए हमने, ठीक है, वो दो चार्जेस जो हैं वो एयर या वैक्यूम में है, दूसरे वही सेम चार्जेस हम कहाँ ले लेंगे, किसी मीडियम में, ठीक है। तो हम इसमें वही पढ़ेंगे कि फोर्स कितना बनेगा। देखो ये अब इसका फोर्स कितना होगा, एफ नॉट से हमने डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द चार्ज नाउ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम, वो दोनों ही सेम चार्जेस हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में प्लेस किया उसको एट द सेम डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस भी सेम है, देन फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय। अब उनके बीच में डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, डिफरेंस उसमें डिफरेंस क्या आया है कि उनका मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम में ले लिया, तो वो क्या बनेगा, फोर्स एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई ई एम लिखेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे। एप्सिलॉन नोट के लिए यहाँ पे हमने देख लिया कि वो किसके लिए हमने लिख लिया है, एयर के लिए, किसी एयर या वैक्यूम में। मीडियम के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, इसको सेकंड लेट किया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, राइट। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो एफ नोट अपॉन में एफ एम, एफ नोट की वैल्यू पुट की, एफ नोट एम की वैल्यू पुट की, यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये सब सेम है तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, एफ नोट बाई एफ एम, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई ई एम, ये टर्म बचेगी ना हमारे पास। देखो अब देखो इसको जब हम फर्दर लिखते हैं वो कैसे लिखा जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नोट, जो ये टर्म होती है ये ऊपर चली जाती है, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एम और अपॉन में 1, तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, एफ नोट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट, ठीक है। और हम ई एम बाई ई नॉट, अभी हमने पीछे इसको सिंप्लीफाई किया है कि ई एम अपॉन में ई नॉट किसके इक्वल है, ई आर या फिर के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ई एम अपॉन में ई नॉट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ई आर या फिर के हम पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू किसके आ गया, के और ई आर के, ठीक है। तो अब यहाँ से इस रिजल्ट से हमने क्या देखा, देखो इस रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं दस द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ ए मीडियम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या होगी, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम। मतलब ये वैक्यूम में लिया हमने कि ये रेशो है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किसी एक सेम डिस्टेंस पे किसमें, एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। और उसका रेशो किसके साथ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस। अब हमने वही सेम चार्जेस लिए, वही सेम डिस्टेंस लिया इन अ दैट मीडियम, इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो हमने यही लिखा है ना, देखो यहाँ पे
ई नॉट सॉरी एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू किसके आ गया, एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू, ठीक है, तो यही रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया ना, एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू के और ई आर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या बोलेगा। हमने जैसे कॉलम्स लॉ पढ़ा था ना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये हमने कोई वो ले लिया 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है, इसमें हमने लिया कि यहाँ पे Q1 कोई चार्ज है, ठीक है, Q2 कोई चार्ज है, पॉइंट चार्जेस पड़े हैं Q1 Q2 और Q3, ठीक है, एक और चार्ज है यहाँ पे Q0। अब देखो जैसा कि हमने कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था कि ये Q1 है, ये कोई Q0 चार्ज है, ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा, मतलब इस चार्ज के ऊपर या इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखो हमने सपोज किया कि Q0 इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Q0 के ऊपर चार्ज, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है, देखो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा F। अब देखो किसके ऊपर लग रहा है, Q0 के ऊपर लग रहा है, या जीरो ले लो या नॉट बोल लो इसको, ठीक है, डजेंट मैटर। हमने लिया कि Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, Q1 के ऊपर, तो हम कैसे लिखते थे इसको, जीरो के ऊपर लग रहा है, किसके कारण, 1 के कारण, ड्यू टू 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये Q0 है, इसके ऊपर इसकी वजह से भी कोई फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से भी लग रहा है, इसकी वजह से भी लग रहा है, तो ये Q0 क्या होगा, ये अपनी जगह से, मतलब इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा, ठीक है, हम उसको क्या बोल देंगे, ये नहीं है कि अगर ये Q0 इसके ऊपर चार्ज लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो अगर ये इस डायरेक्शन से चार्ज लग रहा है तो इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है, काफ़ी सारे चार्जेस की वजह से इस Q0 के ऊपर चार्ज लग रहा है, ठीक है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इन सब का चार्ज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सम इन सब का फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब F इसके ऊपर, जैसे इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो F01 लग रहा है, इसके कारण जो लगेगा फोर्स वो क्या लगेगा, F02, इसके कारण जो लगेगा फोर्स वो क्या लगेगा, F03, सबके कारण फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे डिस्टेंस R1 है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस इसका R2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, R3 है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन सब का सम, एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जितने भी चार्जेस का फोर्स लग रहा होता है, जितने भी आसपास चार्जेस होते हैं उनके कारण कुछ ना कुछ रिपल्शन और अट्रैक्शन होगी ना, तो उसके कारण जितना भी फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उन सब का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है, एंड अप टू एन टर्म्स। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इधर से तो ये इधर चला जाएगा इसके पास, या इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इधर जाएगा, अगर ये इन दोनों के बीच में प्लस चार्ज है ये इधर रिपेल होगा, इधर से ये इधर रिपेल होगा, इधर से ये इधर रिपेल होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इन सब का एक वेक्टर सम हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, इन सब का सम ले लेते हैं, कि ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो इसको हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं। सी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होगा, इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्जेस, जितना भी टोटल फोर्स लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर गिवन चार्जेस पे ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, काफ़ी सारे चार्जेस के कारण, जैसे कि Q0 के ऊपर क्या लग रहा है, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है, Q1 के कारण भी लग रहा है, 2 के कारण भी लग रहा है, 3 के कारण भी लग रहा है, एंड 4 एंड अप टू सो ऑन, अप टू n टर्म्स तक चार्जेस का फोर्स इस पर्टिकुलर के ऊपर लग रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लग रहा है। तो
ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। तो इनका क्या होगा, सबका वेक्टर सम होगा। हम इनको पर्टिकुलर डिफाइन कैसे करेंगे कि सब चार्जेस का सम क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, वेक्टर सम हो जाता है उनका। ठीक है, देखो लेट हमने किया, लेट Q1 Q2 अप टू Qn आर डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस एट पोजीशन R1 R2 Rn इन स्पेस। हमने लिया कि स्पेस में Q1 Q2 अप टू Qn कोई कोई डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, जिनके डिस्टेंस जो है वो R1 Q1, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज क्या डिस्टेंस क्या है, R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया, R2 यहाँ से लेके यहाँ तक R3 हो गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज चार्जेस ऑन टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस अप टू F0n, कि उनका क्या हो जाएगा, जो टोटल फोर्स लगेगा हमारा, जो मैंने आपको बताया कि टोटल एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, इन सब के कारण जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन सब का वेक्टर सम होगा। जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हैं इस किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हैं, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन सब का क्या हो जाएगा, एक वेक्टर सम होगा, और उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, कैपिटल F से। ठीक है, तो देखो F01 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हम उसको अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q0, दो चार्जेस है ना, Q1 के कारण और दूसरा क्या है, टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, R, अब देखो अगर हम बात करते हैं F01 फोर्स की, F या फिर F01 फोर्स की, तो उसके ऊपर जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, अगर हम 0 1 लेते थे तो वो क्या होता था, डिस्टेंस उल्टा होता था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0। ठीक है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। सेम अगर F02 के लिए लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q2 और Q0 R20 स्क्वायर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर R20 यूनिट वेक्टर प्लस अप टू n टर्म्स तक, ऐसे ही डिनोट करते हैं। हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, खोल के लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, इन सारी टर्म्स में से देखो, इन सारी टर्म में 1/4πε0 कॉमन सारी टर्म्स में है, तो हम इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही जो Q0 है या Q0 है वो क्या है, सब में कॉमन है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो इसको कॉमन ले लो, Q0 अपॉन में 4πε0 ये कॉमन आ गया, अंदर देखो क्या बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी, अंदर देखो क्या बचेगा, Q1/R1 स्क्वायर, R1 ये यूनिट वेक्टर कैप प्लस ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो Q0 इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो Q1 है, 2 है, फिर 3 4, यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो R10 20 30 and 0, सेम हेयर R10 20 30 and n0, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको समेशन में लिख सकते हैं। समेशन में क्या होगा, हम लिख देंगे I इज इक्वल टू, जो I की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, I अप्रोचेस टू 1 to n, I की वैल्यू 1 से लेके n टर्म्स तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q अपॉन में RI0 कैप। अब देखो हम यहाँ पे अगर I की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही सेम रिलेशन आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस बड़ी टर्म को समेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये भी हमने कोलम्स वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि F इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। RI0 का मीनिंग क्या होगा, R0 माइनस RI, ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग। अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं। अब ये भी वी नो कि RI0 जो है, RI0 इज इक्वल टू किसके होता है, RI0 वेक्टर RI0 इस टर्म के इक्वल होता है ना। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू सेम पुट करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूँगी तो ये RI0 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इस टर्म का, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गया
जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, कि अगर हमारे पास अभी हमने बात की थी कि नहीं वेक्टर फॉर्म में हमने कि नहीं दो फोर्स सिर्फ दो चार्जेस के बारे में, लेकिन अगर हमें ऐसे ही चार्ज काफ़ी सारे बहुत सारे चार्ज दे दिए जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, वो ये बनेगा। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. And if you have any doubt about these concepts, then please you can ask me in comment box. Thank you.